दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ओमनिवर्स सीरीज़ की सेकंड स्टोरी रॉबिन। पिछली स्टोरी प्लेलिस्ट में तो आप वहाँ से बात उन दिनों की है जब मैं अपने किसी मित्र के साथ एक इंस्पेक्शन के लिए गया, जहाँ मैंने 7 पपीज को देखा जो कि एक गंदी सी टोकरी में थे। उनमें सबसे दुबला पतला था पीछा। पीछा थोड़ी देर में मेरे पैरों के पास आ गया और मुझे थोड़ा सिंपैथी आई और मैंने उसको उठा के अपने कोट में रख लिया। इस दौरान उसने मेरा मुंह चाट के अपना आभार भी व्यक्त किया। उसके बाद में मैं और मेरा दोस्त वापस आए। करीब 3 महीने बाद मैंने यह निश्चय किया कि मैं पीछा को खरीद लूँगा, और मैंने 15 रुपये का भुगतान करके ऐसा ही किया। सबसे पहला काम जो मैंने किया कि पीछा को अच्छी तरह नहलाया और उसका नाम पीछा से बदल के रॉबिन रख दिया। रॉबिन की शारीरिक हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो मैंने उसको भरपूर भोजन देना स्टार्ट किया। वो मैं जब भी उसको भोजन देता वो हर बार उसको खा के अपनी संतुष्टि करता। इसके बाद में धीरे धीरे हम दोनों ने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करी। सबसे पहले हम दोनों जंगल जाते और मैंने रॉबिन को गन साउंड से यूज टू कराने के लिए उसके पास खड़े होके फायर करना, कभी दूर जाके फायर करना, ऐसा करना स्टार्ट किया, जिससे कि जब भी मैं कोई गन शॉट लगाऊं तो वो इसके लिए सरप्राइज ना हो। वो दिन आया जब मैंने और रॉबिन ने अपना पहला शिकार किया, एक जंगली मुर्गी के रूप में। हुआ यूँ था कि मैं रोजाना की तरह रॉबिन के साथ जंगल गया और मैंने एक जंगली मुर्गी को देखा। मैंने एक शॉट मारा तो उसका एक पंख टूट गया। इसके बाद में मैंने उसको दौड़ के पकड़ने की कोशिश करी। इस दौरान वह एक लेंटाना की झाड़ी में घुस गई। अब मैं ऐसा करते हुए यह भूल गया कि मेरे साथ रॉबिन भी है, तो वो लेंटाना की झाड़ी में घुसा और मैं दूसरी तरफ जाके उसमें लेंटाना से निकलने की ओपनिंग थी, वहां जाके उस मुर्गी का निकलने का इंतजार करने लगा। जैसे ही वो मुर्गी निकली मैंने पाया कि रॉबिन उसकी पूंछ से लटका हुआ है। मैंने दौड़ के इस मुर्गी की गर्दन दबाई और उसको जमीन पर पटक दिया। तो इस तरह से हमारा पहला शिकार हुआ। इस वाक्य में मैं अपने आप प्राउड फील कर रहा था अपनी चॉइस के लिए कि मैंने रॉबिन को सही चुना, और रॉबिन भी अपने आप में गर्वित था कि उसने अपना पहला शिकार किया। यह सिलसिला चलता रहा। करीब 2-3 महीने के बाद में हमने नैनीताल से वापस अपने काला डूंगी विंटर होम में आने का निश्चय किया। जब हम लोग रास्ते में थे तो एक जगह आके, जहाँ के शार्प टर्न था, एक बड़ा लंगूरों का ग्रुप हमारे सामने से निकला। रॉबिन, जो कि पिछले कई महीनों से हमारे साथ था, मेरा हर इंस्ट्रक्शन मानता था, लेकिन इस पर्टिकुलर ओकेजन पे उसने मेरी सीटी को नज़रअंदाज करते हुए बंदरों के पीछे दौड़ लगा दी। भौगोलिक स्थिति इस तरह की थी कि कुछ प्लेन एरिया, उसके बाद में एक ढलान जिसमें 30-40 गज ढलान, फिर एक प्लेन एरिया। तो इस तरह का कुछ भौगोलिक स्थिति थी। तो रॉबिन भागते हुए नीचे की ढलान पे जैसे ही पहुंचा तो उसके दाएं तरफ की, जो कि काफ़ी डेंस झाड़ियाँ थी, वहाँ से एक लेपर्ड निकला और रॉबिन के पीछे दौड़ने लगा। एक तरह से रस्साकसी की रेस चालू हुई जिसका कोई मुकाबला नहीं था। वह लेपर्ड रॉबिन को पकड़ने ही वाला था कि अचानक उसने अपना इरादा बदला और झाड़ियों में घुस गए। रॉबिन हमारे पास आ गया। अब इस वाकया से दो सबक रॉबिन ने सीखे। पहला कि कभी भी लंगूर के पीछे नहीं दौड़ना, और दूसरा, जब भी लंगूर कॉल करे उसको इग्नोर नहीं करना। जैसा कि मैंने पहले बताया कि रॉबिन, जिसकी की शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं थी, अब वो दिखने लगा था, क्योंकि समय समय पे वो बेहोश हो जाता और रेस्पॉन्ड नहीं करता था। मैंने और रॉबिन ने अपना पक्षियों का शिकार था, उससे हम दोनों काफ़ी ऊब गए थे, तो हमने बिग गेम जिसमें कि लेपर्ड एंड टाइगर की हंटिंग का सफ़र स्टार्ट किया। अब एक हंटिंग डॉग को घर पे छोड़ना मुझे कहीं तरीके से ना अच्छा लगता, ना ही रॉबिन को अच्छा लगता।
तो हम दोनों ने बिग गेम स्टार्ट किया। होता ये था कि जब तक कि जानवर के पगमार्क दिखते थे तब तक मैं ट्रैकिंग करता था, और जैसे ही हम जंगल एरिया में पहुंचते जहाँ के जहाँ पगमार्क देखना पॉसिबल नहीं था, वहाँ से रॉबिन चार्ज लेता था। ऐसा करते हुए हमने कई बिग गेम जीते। ऐसा ही एक वाक़या हुआ जिसमें कि रॉबिन ने पूरी अपने हंटिंग करियर में एक बार मुझे टाइट कॉर्नर में छोड़ के भाग गया। वही स्टोरी मैं आज सुनाने जा रहा हूँ। हुआ यूँ था कि एक दिन मैं जंगल में शिकार करने गया, करीब 4 मील दूर। मैंने जब कि शाम का वक्त था, मैंने एक बेहतरीन लेपर्ड को देखा। अब उसके शोल्डर का निशाना लेते हुए लेफ्ट शोल्डर का निशाना गोली दाग दी। हुआ यूँ होगा कि करीब गोली लेपर्ड को लगी, बट उसके हड से थोड़ा दाएं बाएं होते हुए उसके शरीर को पार करते हुए निकल गई। इसके बाद में लेपर्ड मुझे हवा में झूलता हुआ देखा और उसके पीछे धूल उड़ती हुई दिखी। पहली स्थिति में मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी गोली लेपर्ड को चूक गई है। फिर उसके बाद तुरंत मुझे कंफर्म हुआ कि हाँ, लेपर्ड को गोली लगी है। शाम का वक्त था और इस इलाके में मिलियंस में एक चांस था कि कोई आदमी इस जगह पे आए, तो मैंने वापस घर जाने का निश्चय किया। अगले दिन मैं रॉबिन के साथ जल्दी सुबह उठा और जल्दी जल्दी हम लोग भागते हुए उस जगह पे पहुंचे। जैसे ही हम उस लेंटाना झाड़ी जिसमें कि लेपर्ड गोली लगने के बाद मुझे अंदेशा था घुसा था, उसके करीब पहुंचने वाले थे, तो मैंने रोबिन को स्लो होने का इशारा किया। उसके बाद में मैं उस लेंटाना झाड़ी के पास धीरे धीरे करके पहुंचा और हमने पाया कि वहाँ पे कोई भी लेपर्ड नहीं है। जब भी आप किसी घायल जानवर का पीछा करते तो एक जो सावधानी बरतनी होती है वो ये है कि कभी भी घायल जानवर को जब तक कि उसकी आप स्किन ना उतार लो उसको मरा हुआ नहीं मानना चाहिए। ऐसा ही एक वाक्य हुआ था जिसमें कि एक अनाड़ी शिकारी जिसने कि एक टाइगर को गोली मारी थी, वो अगले दिन टाइगर को देखने गया और जहां उसने गोली मारी थी उसके करीब 400 गज पीछे ही टाइगर ने उस पर हमला कर दिया और उसको मौत के घाट उतार दिया। बाकी लोग जो उसके साथ थे उसने जैसे तैसे अपनी भागकर जान बचाई। इसके बाद में मैं लेंटाना झाड़ी के पास पहुंचा और मैंने अंदाजा लगाया कि वो हमसे करीब 60 गज दूर थे और हिरन लगातार चिल्लाए जा रहे थे। हमने थोड़ी देर वेट किया और हमें कंफर्म हुआ कि लेपर्ड अब भी जिंदा है, और धीरे धीरे हमने हिरनों की तरफ जाने का निश्चय किया, क्योंकि हिरनों को निश्चय ही वो लेपर्ड दिख रहा था। तो हमने उनकी स्थिति में पहुंच के उसको देखने का आइडिया सोचा। धीरे धीरे मैं और रॉबिन उसके पास पहुंचे और इसके बाद में मैंने मैंने उनके और करीब जाने का निश्चय किया। इतने में एक हिरन ने हमें देख लिया। इस पूरी ट्रैकिंग में करीब हमें 1 घंटे लगे, और अभी तक हिरन ने डियर्स जिन्होंने हमारा फेवर किया था लेपर्ड को ट्रैक करने के लिए, उन्होंने जैसे ही हमें देखा और उन्होंने जोर से चिल्ला के भागना स्टार्ट कर दिया। लेपर्ड ओपन ग्राउंड में था और हमसे करीब 10-15 फीट की दूरी पे ही था। अगर वो हिरन अलार्म कॉल नहीं करता तो लेपर्ड को हम वहीं धराशायी कर देते, लेकिन उन्होंने जो अच्छा किया था वो एक पल में बर्बाद कर दिया। अब मैंने और रॉबिन ने लेपर्ड को सेटल होने दिया। इसके बाद में फिर रॉबिन ने ट्रैकिंग स्टार्ट करी। अब हमें लेपर्ड के भागने की स्थिति थी, यह अंदेशा था कि वो किस दिशा में गया है। कुछ दिन पहले काफ़ी बड़ा तूफान आया था, तो पेड़ यहाँ तहाँ पड़े हुए थे। तो मैंने धीरे धीरे रॉबिन के साथ आगे बढ़ना स्टार्ट किया और हमें अंदेशा था कि एक बड़ा पेड़ था जिससे दाईं तरफ था, उसके बड़े से तने के पीछे लेपर्ड होने का अंदेशा था। जैसे हम थोड़े आगे बढ़े वैसे ही रॉबिन रुक गया। अब मैंने रॉबिन की तरफ देखा और उसकी नज़र जब मेरे से मिली तो मैंने वह जिस डायरेक्शन में देखा उस डायरेक्शन में देखा, तो मुझे लेपर्ड की पूंछ ऊपर नीचे हुए होते हुए दिखी। ऐसा जब अमूमन जब होता है जबकि एक कार्निवोरस जानवर हमला करने वाला होता है। मैं जैसे ही बंदूक ऊपर करी वैसे ही उतने में ही लेपर्ड में अपनी जगह से छलांग लगा दी। अब वो मेरी गोली के डिफ्लेक्शन की वजह से
उसी जगह मेरे दाएं कंधे को छूता हुआ निकल गया। गोली उसके पेट में लगते उसके पिछले पैर में लगी, जिसकी वजह से उसका मोमेंटम चेंज हुआ और वो मेरे ऊपर ना आके थोड़ा डिफ्लेक्ट हो गया। अमूमन होता यह है कि कार्निवोर जानवर जब भी अपने हमले में असफल होता तो वो तुरंत ही हमला नहीं करता। हम दोनों थोड़ी देर वहीं रुके और दोबारा लेपर्ड को सेटल होने दिया। अब क्योंकि शाम हो गई थी और लेपर्ड जो कि घायल अवस्था में था, एकदम निर्भीक लीडर था, तो ऐसे में हमने वापस घर जाने का निश्चय किया। अगले दिन सुबह हुई, मैं रॉबिन जल्दी जल्दी सुबह तैयार हुआ और वापस उस ओपन ग्राउंड में आए जहाँ की पिछले दिन हमने लेपर्ड को पाया था। अब वहाँ से हमने धीरे धीरे करके उस डायरेक्शन में जाने का निश्चय किया जहाँ पे कि पिछले दिन लेपर्ड के जाने का अंदेशा था। कुछ ही जाने के बाद में हमें लेपर्ड का सुराग भी मिल गया कि कुछ खून की ड्रॉपिंग के साथ। जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, वैसे ही मैंने देखा कि रॉबिन मेरे नीचे से, कि मेरे पैरों के पास था, वहाँ से गायब है। तो मैंने देखा कि एक तूफान सा मेरे सामने चला आ रहा है झाड़ियाँ हटाते हुए, और ये कोई तूफान और कोई नहीं था, वो था कि लेपर्ड। लेपर्ड मेरे ऊपर सीधे सीधे चार्ज कर रहा था और मैंने इस बार 450 राइफल उसकी तरफ की और एक गोली दाग दी। इसके बाद में लेपर्ड वहीं धराशायी हो गया। यह पहला वाकया था जिसमें कि रॉबिन मुझे टाइट कॉर्नर में छोड़ के भाग गया था, और यही ऐसी नर्व थी जिसको कि रॉबिन कभी अपनी पूरी ज़िंदगी में कंट्रोल नहीं कर पाया, लेपर्ड के डर को। इसके बाद में थोड़ी देर में मैं यही सोचने लगा कि रॉबिन जो कि दिल से थोड़ा कमज़ोर है, वो किस तरह से घर पहुंचेगा, और रास्ते में उसके लिए काफ़ी सारी परेशानियां होंगी। थोड़ी देर में रॉबिन मेरे पैरों के पास आ गया और कू कू की आवाज़ निकाल के शर्मिंदगी और अफसोस जताने लगा। साथ ही वो खुश भी हुआ कि मैं लेपर्ड को मारने में सफल हो गया हूँ। तो मैंने रॉबिन को अपनी गोद में उठाया। यह ज़िंदगी में दूसरा वाक़या था कि उसने मेरा फेस चाट के अपना आभार व्यक्त किया। इसके बाद मैंने उसको सहलाया, तो थोड़ी देर बाद में वह नॉर्मल हुआ और हम दोनों खुशी खुशी घर वापस आए। तो इस तरह से हमारी यह कहानी ख़त्म होती है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।